वन कैंसर का पेशेंट आपके पास आए तो कोअबलेशन के ज़रिए आप उसे मुकम्मल इलाज करते हैं, ना उसको कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, ना उसको फर्दर सर्जरी की ज़रूरत है, ना उसको रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है। ये इतनी बड़ी सहूलत है। हम तो उसके रिज़ल्ट देख के ख़ुद भी थोड़े हैरान रह गए। फिर सीएम साहिबा ने इसके बारे में हमसे फ़ीडबैक लिया, अज़मत साहब ने हमारे से फ़ीडबैक लिया, हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने हमारे से फ़ीडबैक लिया, बल्कि ऐसे मिनिस्टर साहिबान भी जिनका इससे ताल्लुक़ नहीं था शोबा हेल्थ से, उन्होंने भी हमारे से कंप्लीट फ़ीडबैक लिया। जी, तो उन्होंने फ़ीडबैक लिया। फिर सीएम साहिबा ने ख़ुद आके विज़िट किया। उन्होंने कहा कि मैं जो ट्रीटेड मरीज़ हैं पहले मैं उनसे खुद बात करना चाहती हूँ, और उन्होंने हमारी गैर मौजूदगी में बात की। हम साइड पे खड़े थे, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं खुद बात करूँगी। शी टुक इंटरव्यू फ्रॉम ईच एंड एवरी पेशेंट। उसके बाद उन्होंने जो है ना कुछ ऐसे मरीज़ जो अभी जिनके होने थे उनसे किया। फिर उन्होंने इस प्रोसीजर की वीडियो सारी की सारी देखी, खुद आके बैठ के देखी। उनका दौरा हमारे लिहाज से तो हमें कहा कहते थे 35 मिनट का, लेकिन पौने 3 घंटे में हॉस्पिटल में ठहरी। उन्होंने एक एक चीज़ को खुद देखा और फिर उसके बाद उसके बारे में उन्होंने बात की। और मैं वैसे थोड़ा सा सक्सेसफुल जा रहा है। जी सक्सेस। और मैं थोड़ा सा इसमें मैं थोड़ा सा समझ लें कि आई वाज बिट अमेज्ड एज वेल कि जिस बारीकी से और जिस तरीके से उन्होंने एक एक चीज़ के बारे में पूछा, मैं वैसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा। अच्छा। बट माशाल्लाह बहुत ज़हीन और बहुत ही जो है ना तजर्बाकार है इन मामलात के अंदर। वो एक एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देखने को जांचने की, जैसे कहते हैं ना कि टू सी एवरीथिंग टू डिटेल्स, वो उन्होंने उसके बारे में देखा। फिर वो मुतमईन हो गई। अब हमारे से हर महीने इसके बारे में फ़ीडबैक लिया जाता है। पेशेंट का क्राइटेरिया क्या है जिसको आप जी मेन क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा नहीं है जी। हम अभी तक हमारे पास 1998 मरीज़ जो है ना राब्ता कायम कर चुके हैं। हमने इसके लिए बाकायदा अपनी MDT टीम्स बनाई हुई हैं। पेशेंट्स आके रजिस्टर होते हैं। हमने मोबाइल ऐप में आपको दिखाऊं, अपने मोबाइल ऐप भी बनाए, उसके थ्रू भी लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं। वो आते हैं यहाँ पे, हम उनका फ़र्स्ट फेज़ में इवैल्यूएशन करते हैं और फिर हम समझते हैं कि जो मरीज़ इसके लिए इलाज के काबिल हो सकते हैं उनको हम शॉर्टलिस्ट करते हैं। उसमें हमारी हर सैटरडे को 10 बजे हमारी MDT टीम बैठती है, वो उनको फाइनलाइज़ करती है। उन फाइनलाइज पेशेंट्स में से हर एक चीज़ का देखा जाता है कि मरीज़ कोई खून पतला करने वाली दवाई तो नहीं इस्तेमाल कर रहा, कोई उसको कोई बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव बीमारी तो नहीं है, हार्ट की, लंग्स की, लिवर की कोई बहुत एक्सटेंसिव बीमारी तो नहीं है। उनके बाद फिर उनको अल्टीमेटली फाइनलाइज़ करके शॉर्ट लिस्ट करके फिर उनका इलाज किया जाता है। और हम हर मंडे को और हर थर्सडे को हम ये कोएबुलेशन प्रोसीजर्स करते हैं। अफगानिस्तान, भारत में, बांग्लादेश में, ये हमारे हमसायों में कहीं है ये मशीन? सवाए चाइना में, जो हमारा बहुत ही दोस्त मुल्क है और हम उसके बड़े ममनून हैं कि उन्होंने हमें ये टेक्नोलॉजी दी। इस वक्त किसी नेबरिंग कंट्री में ये मशीन अवेलेबल नहीं है। चाइना में जी, या अमेरिका में उनके अपने वर्जन्स हैं। ये चाइनीज़ है, ये कोएबुलेशन, अमेरिका में क्रायोबुलेशन मशीन्स है। ये कोएबुलेशन मशीन जो है ना पहली है जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी ने अपनी ईजाद की। और जो कैंसर के हवाले से लोग समझते थे कि लाइलाज है, और ये अब सारी चीज़ें बदल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये कितना एक्सपेंसिव, आपने बात की थी, कितनी की आई थी मशीन? ये मशीन 28 करोड़ रुपए की आई थी। ठीक है। और 28 करोड़ रुपए के ही इसके डिस्पोजेबल्स आए, जिसमें जो प्रोब यूज़ होता है बहुत स्पेसिफिक प्रोब है, और हर प्रोब की कीमत कोई 16.5 लाख रुपए है। एक पेशेंट के लिए एक प्रोब जी, हम एक पेशेंट्स के लिए हम 2 या 3 प्रोब्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमने जो उनके साथ जो मुआहदा तय किया हुआ है, क्योंकि जो हमारी शुरुआत है, तो अगर हमें ऐसे ट्यूमर्स भी करने पड़े जिसमें 2 या 3 प्रोब्स की ज़रूरत है तो उसी के अंदर इनबिल्ट है। लेकिन फ़िलहाल अगर हम कैलकुलेट करें, अगर ये प्राइवेट सेक्टर में होता और तो ओवरहेड्स डाल के करीबन ये एक मरीज़ पे 20 लाख रुपया खर्च होता है। एक पेशेंट जी, एक पेशेंट 20 लाख रुपए। तो गवर्नमेंट को इस वक्त 16.5 लाख रुपए पड़ रहे हैं, लेकिन हर एक मरीज़ को ये फ्री ट्रीटमेंट दी गई है, किसी से अभी तक कोई पैसा चार्ज नहीं किया गया। लेकिन हम समझते हैं कि ऐसा कारआमद इलाज जब हम ज़्यादा लोगों को कर लेंगे तो ऐसे मरीज़ जो कि अपनी ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग वो भी आए जो टूटी फूटी एम्बुलेंसेज में आए, यहाँ पे वो लोग भी आए जो व्हील चेयर्स में आए, लोग वो भी आए जो मर्सिडीज़ में आए, और पजेरोज़ की भी एक लाइन भी हमें खड़ी हुई बाहर मिली। तो हम समझते हैं कि जो अफोर्ड कर सकता है वो उसके लिए उसकी पेमेंट करे। अभी तक वैसे तक हमने किसी को चार्ज नहीं। में हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेरी पसंदीदा शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज। उनसे हम बात कर रहे हैं। अभी हमने कोअबुलेशन मशीन के ऊपर बात की। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है एक टॉप का तिब्बी तालीमी दरगाह है, इसकी खदमात के ऊपर बात की हमने। अभी हम बात करेंगे, सर ये बताइएगा कि किंग एडवर्ड के साथ सबसे ज़्यादा, ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल जो है मुंसलिक हैं, कितने हैं और वहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं आप? अच्छा जी, इस तरह है कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी करीबन लाहौर के अंदरून शहर की जितनी आबादी है उसको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है।
یہ قریباً کوئی 1/3 آبادی ہے پورے شہر لاہور ایسے میں. جی اگر آپ نیشنل بیورو آف اسٹیٹسٹکس میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 7,449 لوگ پر اسکوائر کلومیٹر آباد ہیں یہاں پہ, جس کا مطلب ہے کہ سارے پاکستان کی موسٹ ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا جو ہے نا وہ یہ ایریا ہے. تو یہاں کی اپنی ہیلتھ کنسرنز اور تبھی اتنا سارا جو ہے نا یہاں پہ اسپتال ہیں. ایشیا کا سب سے بڑا ٹیچنگ ہاسپٹل میو ہاسپٹل 2800 بیڈڈ ہاسپٹل یہاں پہ موجود ہے. 2 ڈیڈیکیٹڈ ویمن ہاسپٹل ہیں جو کہ اٹیچڈ ہیں کنگ ایڈورڈ کے ساتھ, لیڈی ولنگٹن اور لیڈی ایچسن ہاسپٹل. اور اس کے علاوہ اندرون شہر میں سید مٹھا ہسپتال, نواز شریف یکی گیٹ ہاسپٹل, پولیس لائن ہاسپٹل, کوٹ خواجہ سعید, میاں منشی ہاسپٹل اور پہلے میو کینسر کیئر ہاسپٹل بناوا, یہ سب اس کے ساتھ منسلک اسپتال ہیں, ایفیلیٹڈ ہاسپٹلز ہیں. ہماری فیکلٹی, ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں پہ ٹرین ہوتے ہیں ان ہسپتالوں میں, اور ہماری فیکلٹی جا کے وہاں پہ ٹیچ کرتی ہے. تو میں سمجھتا تھا کہ گو کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پاکستان کا سب سے بڑا طبی ادارہ ہے, لیکن اس کے ساتھ جڑے ہوئے اسپتال ہیں, ان کے اندر بھی فیسلٹیز ویسی ہی ہونی چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس بہترین طریقے سے ٹرین ہو سکیں. تو 3-4 چیزیں جو فوری طور پہ ہمیں میو ہسپتال میں کرنے کی ضرورت تھی. ایک تو پہلا تھا کہ ہماری ایمرجنسی کو ہم ایک لیول 1 ٹراما سینٹر بنانا چاہتے تھے. وہ ہم نے کمپلیٹلی 5 سٹوریڈ بلڈنگ ہے. اب اٹ از 240 بیڈڈ ایمرجنسی, پیور انڈیپینڈنٹ ایمرجنسی, جس کے اندر اپنا اس کا MRI ہے, اپنا CT اسکین ہے, اپنی لیب ہے, اپنی مشینری ہے, ہر چیز ہے. اور یہ ایشیا کی سب سے بگیسٹ ایمرجنسی. آپ کو پتہ ہے کہ ساری دنیا جہان کا ٹراما یہاں پر آتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارا جو ایک ہمارا سمجھتے تھے ہم کہ ہمارا تھوڑا سا ایریا جس کو ہمیں بہت ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, شمالی لاہور میں جو بچوں کی جو پاپولیشن ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے میو ہاسپٹل ہی موجود ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا پیڈیاٹرک ایمرجنسی, اب تو آپ نے پورا اس کو بنا دیا ہے. پیڈیاٹرک ایمرجنسی, ہماری پیڈیاٹرک میڈیسن, پیڈیاٹرک سرجری, پیڈیاٹرک برن یونٹ, سب کو ٹوٹلی اس کو سب کو ریڈو کیا گیا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میو اسپتال کے اندر ایک چلڈرن اسپتال بھی. جی بالکل سر, ایک چلڈرن ہاسپٹل ہے, اور یہ 543 بیڈڈ ہاسپٹل ہے, مطلب بڑا ہسپتال ہے یہ. اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس تھا کہ ہم نے جو ہے نا اپنا جو ہمارا آئی وارڈ ہے جو کہ 8 سٹوریڈ بلڈنگ ہے, یہ پیڈیاٹرک وارڈز بھی دونوں 5 سٹوریڈ بلڈنگز ہیں, اس کو ہم نے سارے کو ٹوٹلی ریڈو کیا. اور اس کے بعد ہمارا ایک بہت قدیم چیسٹ وارڈ تھا جس کو TB چیسٹ وارڈ کہا جاتا تھا, جو ہمارا پلمونالوجی ڈپارٹمنٹ بالکل ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے ریڈو کیا. تو ہم نے میو ہاسپٹل کے اندر رہتے ہوئے کنسٹرینٹس کے اندر ہم نے قریباً میو ہاسپٹل کی قریباً سمجھ لیں کہ گھڑی وارڈ کو چھوڑ کے سب OPD کو چھوڑ کے ہم نے سب کو رینوویٹ کر دیا. OPD کا نمبر بھی آ جائے گا ویسے. جی OPD کا نمبر بھی گورنمنٹ نے اب کہا, ہم OPD کی طرف اب اس کو چل پڑے ہیں. اس کو لیڈی ایچسن کو اب دیکھیں تو ٹوٹلی ریڈو کیا ہم نے اس کو. ٹھیک ہے. لیڈی ولنگٹن ونس اگین گورنمنٹ کی ہیلپ کے ساتھ, اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی گورنمنٹ اور اس گورنمنٹ کی دونوں کی توجہ اس کے اوپر رہی کہ ٹوٹلی نیا سرے سے بنا رہے ہیں. اس 9.8 بلین روپیز پروجیکٹ, اور انشاءاللہ 23 مارچ کو ہم سرکار پنجاب کے حوالے یہ کریں گے. جی 23 مارچ تک ہو جائے گا. 23 مارچ کو ہم اس کو کمپلیٹلی ہم اس کو